देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। इन प्रश्नों का आंसर बताइए कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक्टिव कंपोनेंट्स को पहचानिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। एक्टिव कंपोनेंट्स को आपको बताना है कि इनमें से कौन से एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए जो आपका आईसी है यह भी एक्टिव कंपोनेंट है, थायरिस्टर भी एक्टिव कंपोनेंट है और वैक्यूम ट्यूब भी एक्टिव कंपोनेंट है। तो ध्यान दीजिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आईसी, थायरिस्टर और वैक्यूम ट्यूब। अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो आपका इंडक्टर है ये क्या चीज है? ये दोस्तों एक पैसिव कंपोनेंट है। क्या है? एक पैसिव कंपोनेंट है। एक्टिव कंपोनेंट किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में काम आता है उसको हम कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट। देखिए जो आपका इंडक्टर है ना दोस्तों, इसको हम कहां पे पढ़ते हैं? इसको हम मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। नोट कीजिएगा, इसको हम कहां पे पढ़ते हैं? मैग्नेटिज्म में, है ना, मैग्नेटिज्म में इसको पढ़ते हैं। चाहे वो इंडक्टर हो या फिर वो कैपेसिटर हो, दोनों को हम चुंबकत्व में पढ़ते हैं। लेकिन जो आपकी दोस्तों आईसी, थायरिस्टर और वैक्यूम ट्यूब है इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। एक्टिव कंपोनेंट्स यही होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब ध्यान देना दोस्तों, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट क्या चीज होते हैं? तो नोट कीजिएगा, जो आपका एक्टिव कंपोनेंट होता है इसके बारे में आप नोट कीजिए कि जो एक्टिव कंपोनेंट है ना, एक ऐसा युक्ति, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो दोस्तों हमें अनंत समय तक पावर डिलीवर कर सकता है, जो हमें क्या कर सकता है? अनंत समय तक पावर हमें उपलब्ध करा सकता है, उसको कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट। और पैसिव कंपोनेंट किसको कहते हैं? तो पैसिव कंपोनेंट दोस्तों वो चीज होते हैं विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले वह युक्ति जो कि हमें दोस्तों अनंत समय तक पावर उपलब्ध नहीं करा सकते, उसको हम कहते हैं पैसिव युक्ति, पैसिव कंपोनेंट। तो देखिए जो आपका दोस्तों एक्टिव कंपोनेंट है वो आईसी, थायरिस्टर और वैक्यूम ट्यूब है। और पैसिव में कौन कौन से आते हैं? तो पैसिव में आते हैं दोस्तों इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब है पैसिव कंपोनेंट्स। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां पे जो आपको एक्टिव कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, ये एक्टिव कंपोनेंट भी दो प्रकार के होते हैं। अगर हम थोड़ा सा दोस्तों इसको डिटेल में बात करें तो एक्टिव कंपोनेंट भी दो प्रकार के होते हैं। लिखेगा एक्टिव कंपोनेंट के बारे में, है ना, एक्टिव कंपोनेंट ये भी दोस्तों कुल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों इनडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट, है ना। ये दो प्रकार के हैं। इंडिपेंडेंट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिखेगा, इसका एग्जाम्पल होगा दोस्तों करंट सोर्स और दूसरी होगी वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और तीसरा होगा बैटरी, है ना। तीसरी क्या होगी? बैटरी हो गई और हो गई आपकी इन्वर्टर। ये किसके उदाहरण है? तो ये सब के सब दोस्तों इंडिपेंडेंट एक्टिव कंपोनेंट के उदाहरण है। अगर आप बताइए आपको लोड से सप्लाई चाहिए तो बैटरी, अगर लोड से सप्लाई चाहिए तो बैटरी क्या करेगा? आपको अनंत टाइम तक, यानी कि जितने समय तक बैटरी में पावर रहेगी उतने समय तक आपको ये पावर उपलब्ध कराएगी, है ना। अगर दोस्तों आपको ये पूछा जाए कि डिपेंडेंट क्या है, तो डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित होना, दूसरे पे निर्भर होना। तो इसका कौन कौन एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है दोस्तों बीजेटी, यूजेटी, एफईटी और ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये इसके उदाहरण है ना। ये इसके उदाहरण है डिपेंडेंट एक्टिव कंपोनेंट के और इंडिपेंडेंट एक्टिव कंपोनेंट के हैं ये सारे उदाहरण। देखना, ये जो आपकी बीजेटी है ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। कौन सी? करंट कंट्रोल डिवाइस है ना। ये करंट को कंट्रोल करती है। लेकिन आप ध्यान रखना दोस्तों, ये दूसरे पे निर्भर है। अगर आप इनपुट के रूप में इस ट्रांजिस्टर को करंट देंगे तो उस करंट को ये कंट्रोल करके आउटपुट में आपको एक
कंट्रोलिंग करंट आपको आउटपुट में ये प्रदान करेगा। लेकिन ये दूसरे पे निर्भर है। इसी तरह से जो आपकी ये दिखाई दे रही है ना UJT और FET, ये है दोस्तों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। कौन सी है ये? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये वोल्टेज को कंट्रोल तो कर सकती है, लेकिन जब आप किसी दूसरे सोर्स के माध्यम से इसको वोल्टेज देंगे, उस वोल्टेज को ये कंट्रोल करेगा। तो ये दूसरे पे निर्भर होते हैं और ये खुद पे निर्भर होते हैं। तो आपको दोस्तों ये जो एक्टिव कंपोनेंट है ये दो प्रकार के हैं, इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर, इसका एग्जांपल हो गया करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, बैटरी और इन्वर्टर, जिसको कहते हैं ये दूसरे पे आश्रित है ना। तो BJT हो गया, UJT, FET और ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सुनना, जो आपका BJT है ना ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। और UJT और FET क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है जो कि किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका C सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में SCR को किस उद्देश्य से लगाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका SCR है ना इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, है ना। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये इसका पूरा नाम है। आप ध्यान दीजिएगा यहां से कि जो आपकी SCR है ना ये क्या करती है? ये दोस्तों क्या करती है? ये शुद्ध AC को पल्सेटिंग DC में बदलने का काम किसका है? शुद्ध AC को पल्सेटिंग DC में बदलने का काम ही तो है दोस्तों SCR का। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि जो आपका दोस्तों मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में जो बैटरी लगी है उसको चार्ज करने के लिए जो आप चार्जर प्रयोग करते हैं ना, उस चार्जर में दोस्तों एक एडाप्टर लगा होता है। उस एडाप्टर में दोस्तों कौन सा रेक्टिफायर लगा हुआ है ये कमेंट करके आप मुझे बताइए, है ना। और देखिए दोस्तों SCR क्या करती है? शुद्ध AC, शुद्ध AC किसको कहते हैं? शुद्ध AC दोस्तों कहते हैं हम जिसका जो चलने का स्टाइल है ना वो दोस्तों चलने का स्टाइल अगर इस प्रकार है, यानी कि शुद्ध AC, ये किस प्रकार की AC है? ये दोस्तों प्योर AC है ना, शुद्ध AC है। और इस शुद्ध AC को बदल देता है ये DC में, पल्सेटिंग DC। देखिए जो आपकी शुद्ध DC होती है उसका तरंग इस प्रकार का होता है, लेकिन SCR जो इसको बदलता है ना ये प्योर DC में नहीं दोस्तों, ये पल्सेटिंग DC में बदलती है। ये कैसी DC है? तो ये एक पल्सेटिंग प्रकार की DC है ना, ये पल्सेटिंग DC है। तो शुद्ध AC को पल्सेटिंग DC में बदलने का काम किसका है? ये है SCR का काम है। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपके एडाप्टर में कौन से प्रकार का रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है ना। आप दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कितने प्रचालन स्थिति होती है। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था कि बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। देखिए दोस्तों इसमें ना केवल 2 स्थिति होती है। कितने? 2 स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी स्थिति? एक तो ऑन करने के लिए ये फर्स्ट स्थिति है, नोट कीजिएगा ये कौन सी स्थिति होगी? फर्स्ट स्थिति। और दूसरी है ऑफ करने के लिए, है ना, ऑफ यानी कि ये है सेकेंड स्थिति, सेकेंड स्थिति। तो ये 2 स्थितियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए मल्टी वाइब्रेटर क्या है आप समझिए दोस्तों, जो आपका अल्टरनेटर पावर उत्पन्न करता है ना, देखिए जो आपका अल्टरनेटर P बराबर VI cos phi उत्पन्न कर रही है ना, इस पावर में जो फ्रीक्वेंसी का मान है वो कितना है? हर्ट्ज का मान कितना है? 50 है ना, 50 हर्ट्ज है। तो जो आपके विद्युतीय उपकरण है वो तो 50 हर्ट्ज पे काम करते हैं, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का काम कौन करता है? मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों अनेक, इसका मतलब क्या होता है? अनेक। और वाइब्रेटर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कंपन करना, है ना, कंपन करना। अगर आपसे कोई पूछे ना कि फ्रीक्वेंसी क्या है तो आप सिंपल बताना दोस्तों वाइब्रेशन है। सिंपल फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? ये वाइब्रेशन है ना। कंपन को ही क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मल्टी वाइब्रेटर यानी कि कंपन एक से अनेक कर रहा है ये।
फ्रीक्वेंसी के मान को ये बढ़ा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ाने के लिए मल्टी वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यही चीज होती है। इसमें दो स्थितियां होती हैं, एक ऑन करने के लिए और एक ऑफ करने के लिए। अब आपसे यहां से ये पूछा जाता है कभी इसके उपयोग के बारे में कि जो आपकी मल्टी वाइब्रेटर है ना, इस मल्टी वाइब्रेटर का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो आप लिखना इसका प्रयोग हम करते हैं कंप्यूटर में। कहां पे इसका हम प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर के अंदर मल्टी वाइब्रेटर, क्योंकि जो आपकी कंप्यूटर लगी है उसमें बहुत से पावर इलेक्ट्रॉनिक लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगे हैं। वो डिवाइस दोस्तों साइज में तो बहुत छोटे हैं लेकिन वो हाई फ्रीक्वेंसी पे चालू होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कॉमन कलेक्टर का प्रयोग कहां किया जाता है। बताइए दोस्तों, कॉमन कलेक्टर का प्रयोग आप कहां पे करते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग है ना, इसका प्रयोग हम इंपीडेंस मैचिंग में करते हैं। कहां पे, इंपीडेंस मैचिंग। ये इंपीडेंस मैचिंग क्या चीज है तो नोट कीजिएगा, ये इंपीडेंस मैचिंग वो चीज है ना जो आपकी कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का जो आंतरिक प्रतिरोध है, नोट कीजिएगा दोस्तों, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है ना, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध अगर एक समान हो जाए, अगर दोस्तों एक समान हो जाए, एक समान होकर के मैच हो जाए, उसी को कहते हैं हम इंपीडेंस मैचिंग। और इंपीडेंस मैचिंग करते किस लिए है ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, यानी कि अधिकतम पावर ट्रांसफर के लिए, है ना, अधिकतम पावर ट्रांसफर के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इंपीडेंस मैचिंग इसीलिए किया जाता है। दोबारा सुनना, जो आपका कॉमन कलेक्टर है, ये कॉमन कलेक्टर दोस्तों एक ट्रांजिस्टर है और इसका प्रयोग करते हैं इंपीडेंस मैचिंग में। और इंपीडेंस मैचिंग क्या होती है, जो आपकी कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर है ना, इस ट्रांजिस्टर का जो आंतरिक प्रतिरोध है और बाह्य प्रतिरोध है, इनको हमें मैच कराना होता है। और मैच कराने का रीजन क्या है, रीजन एक है कि हमें अधिक से अधिक पावर को ट्रांसफर करना है। और पावर ट्रांसफर तभी हो सकता है जब दोस्तों इंपीडेंस मैच होगा, है ना, ये चीज होती है। अब देखिए आयाम को घटाने का काम कौन करता है ना, आयाम को घटाने का काम कौन करता है, तो इसका काम है दोस्तों अटेन्यूएटर, है ना, अटेन्यूएटर। ये क्या चीज है, देखिए दोस्तों आपने पढ़ा होगा रेक्टिफायर के एम्पलीफायर के बारे में, है ना, एम्पलीफायर के बारे में। एम्पलीफायर क्या करता है, ये दोस्तों आयाम को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, आयाम को बढ़ाता है। नोट कीजिएगा, आयाम को जब बढ़ाना हो तो आप एम्पलीफायर का प्रयोग करेंगे। आप दोस्तों जब भी आप कोई साउंड मिक्सर बजाते हैं, जब म्यूजिक बजाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि बेस बहुत अधिक होता है। बेस अधिक होने का मतलब क्या है कि जो आपकी ध्वनि है ना, उस ध्वनि का दोस्तों आयाम को बढ़ा दिया गया है। और वो बढ़ाने का काम कौन करता है, एम्पलीफायर करता है। अब सुनना, जो आपका पावर है, करंट है, वोल्टेज है, इन तीनों के आयाम को बढ़ाने का काम है एम्पलीफायर का। और अटेन्यूएटर का काम क्या है कि आयाम को घटाना। किस किस के, कौन कौन से राशि के आयाम को घटाएगी, ये पावर को, है ना, मैं यहां पे लिखता हूं, ये पावर को, करंट के और वोल्टेज के। अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए कि जो आपका अटेन्यूएटर है, अगर दोस्तों अगर ये 1 डेसिबल, अगर दोस्तों ये 1 डेसिबल वोल्टेज के आयाम को डाउन करता है, तो कितना वोल्टेज डाउन होगा, कितना वोल्टेज डाउन होगा। तो 1 डेसिबल होता है दोस्तों बराबर 0.316 वोल्ट। कितना, 0.316 वोल्ट। 1 डेसिबल को अगर वोल्टेज के 1 डेसिबल को डाउन करेगा आयाम को, तो दोस्तों ये 0.316 वोल्ट को ये घटाने में सक्षम होगा। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट ये आंसर होगा। अगला है कि सर्किट में खुला स्विच की तरह, आप बताइए सर्किट में खुला स्विच की तरह कौन काम करता है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, खुला सर्किट की तरह काम करता है जब आप पीएनपी ट्रांजिस्टर को, किसको, पीएनपी ट्रांजिस्टर को ना, जब आप कट ऑफ मोड में ऑन करते हैं। कौन से मोड पे दोस्तों, इसको यहां पे लिख देता हूं मैं, कट ऑफ, है ना,
कट ऑफ मोड पे ऑन करते हैं, कट ऑफ मोड पे जब आप पीएनपी ट्रांजिस्टर को चालू करते हैं तो ये ट्रांजिस्टर उस समय सर्किट में खुला स्विच की तरह काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गौर से देखिएगा। और डिटेक्टर के रूप में कौन काम करता है, तो दोस्तों ये डायक काम करता है। क्या? डायक। डिटेक्टर के रूप में कौन काम करता है? डिटेक्टर के रूप में डायक काम करता है। अगला ताप नियंत्रण, ताप नियंत्रण के रूप में दोस्तों ये हमारी एससीआर काम करती है। एससीआर, कौन सी? एससीआर। अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन में आपका जो मैंने आपको बोला था कमेंट करके बताने के लिए, मैं आंसर बताता हूं कि जो आपका एडॉप्टर होता है उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर लगा होता है। क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर लगी होती है आपके एडॉप्टर में, जिसके माध्यम से आप अपने बैटरी, मोबाइल के बैटरी को चार्ज करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए कि जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, वो भी एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन कभी भी वो प्योर डीसी में नहीं बदलता। जब भी वो डीसी में बदलता है तो दोस्तों इस प्रकार का वेव फॉर्म उत्पन्न करता है, यानी कि वो पल्सेटिंग डीसी में बदलता है ना। तो आपका आंसर दोस्तों उम्मीद है मिल गया होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको अगले प्रश्न से रूबरू कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आईजीबीटी को किस कार्य हेतु अपनाया जाता है। आईजीबीटी का फुल फॉर्म लिखिए दोस्तों, इंसुलेटेड गेट। क्या? इसका पूरा नाम है इंसुलेटेड गेट। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। कौन सा? बाइपोलर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर है ना, ये इसका पूरा नाम है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर आईजीबीटी का पूरा नाम है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग आप कहां पे करते हैं, मतलब कि किस कार्य हेतु आप इसको अपनाते हैं। तो दोस्तों इसको हम यूपीएस के लिए अपनाते हैं। किसके लिए? यूपीएस के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब यूपीएस का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है अनस्ट्रप्टेबल, अनस्ट्रप्टेबल पावर सप्लाई। अनस्ट्रप्टेबल पावर सप्लाई, ये इसका पूरा नाम है ना, अनस्ट्रप्टेबल पावर सप्लाई। और यूपीएस का प्रयोग कहां पे करते हैं, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, खास करके कंप्यूटर, लैपटॉप में। कहां पे? कंप्यूटर या लैपटॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां से कि ये जो आपकी वाहनों की स्पीड कंट्रोल है, इसमें दोस्तों आप किसका प्रयोग करते हैं? वाहनों की स्पीड कंट्रोल। देखिए जो आप कार चलाते हैं उस कार में दो प्रकार से दोस्तों, उस कार में आजकल की जो नई नई कार बन रही है ना, उसमें दो प्रकार से स्पीड को कंट्रोल करते हैं। एक तो मैकेनिकली, जैसे ही आप पैर के द्वारा जो आप ब्रेक लगाते हैं वो एक मैकेनिकल ब्रेक है। कौन सा? वो मैकेनिकल ब्रेक कंट्रोलिंग सिस्टम है। लेकिन हम दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से भी आपके कार की स्पीड को कम कर सकते हैं। वही दोस्तों वाहनों की स्पीड कंट्रोल की बात किया जा रहा है। तो हम डायक का प्रयोग करते हैं। किसका? हम डायक का प्रयोग करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका दोस्तों क्या होगा सही? डायक। देखिए जो आपकी रंगीन टीवी है, जिसमें दोस्तों जिस टीवी में आप कलरफुल फोटो देखते हैं ना, कलरफुल, वो दोस्तों इसमें प्रयोग किया जाता है ट्रायक का। इसमें किसका प्रयोग करेंगे आप? इसमें ट्रायक का प्रयोग किया जाता है रंगीन टीवी में, और वाहनों की स्पीड कंट्रोल करने में डायक का प्रयोग करते हैं। और आरएफ एम्पलीफायर, ये जो आपकी आरएफ एम्पलीफायर है, ये दोस्तों इसका फुल आरएफ का मतलब क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी, है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। अब एक बात बताइए कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है यानी कि आरएफ एम्पलीफायर है, उस फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा जो आरएफ फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के अंतर्गत आती है, वो फ्रीक्वेंसी का मान है दोस्तों, नोट कीजिएगा, 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 3 मेगा हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो दोस्तों आरएफ एम्पलीफायर के अंतर्गत ही आती है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो आरएफ एम्पलीफायर है वो 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 3 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पे ये काम करती है ना। और आरएफ एम्पलीफायर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका दोस्तों हम एफईटी में इसका प्रयोग करते हैं। एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। और ट्रिगरिंग सर्किट के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ट्रिगरिंग सर्किट के लिए जीटीओ का प्रयोग करते हैं। किसका? जीटीओ का। तो
सर्किट को ट्रिगर करने के लिए हम GTO का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस क्लास को भी शेयर करते रहें और इस क्लास को दोस्तों पूरे गौर से आप देखते रहें। हर प्रश्न आपके लिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। यहां से दोस्तों बहुत अधिक चांस है कि प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये जो आपको मैं प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं ना, ये कहीं ना कहीं से दोस्तों पूछा गया प्रश्न ही उठा के आपको सॉल्व करा रहा हूं। यानी कि ये पूछा गया प्रश्न है जो कि आपकी एग्जाम में दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है। अब बताइए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जब स्टेप इनपुट दिया जाता है तो यह किस प्रकार का तरंग आउटपुट में प्रदान करता है? बहुत सा कॉमन सवाल है, बहुत कॉमन सा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, रेक्टेंगुलर तरंग। कौन सा? रेक्टेंगुलर तरंग। याद कर लीजिए आप कि जब भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात की जाए ना, तो ये आउटपुट में क्या करेगा? ये आउटपुट में दोस्तों रेक्टेंगुलर तरंग वाली आउटपुट हमें AC देगा। और जो आपकी स्क्वायर तरंग है ये हमें कहां से मिलती है? तो शायद ये दोस्तों मिलती है इन्वर्टर से। कहां मिलती है ये? इन्वर्टर से। इन्वर्टर से। इन्वर्टर का काम क्या है? इन्वर्टर का काम है DC को AC में बदलना। DC को AC में बदलना। ये दोस्तों जो आउटपुट में हमें इन्वर्टर AC देगी ना, वहां से शायद दोस्तों स्क्वायर तरंग प्राप्त होती है। अब देखिए, जो दोस्तों आपका अल्टरनेटर है, वो साइन तरंग वाली AC उत्पन्न करती है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे इलेक्ट्रिक हो या दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, वो सब के सब कंपोनेंट दोस्तों पावर पर निर्भर करते हैं, ये वेव पर निर्भर नहीं करते। यानी कि अगर दोस्तों हम अगर हम AC को AC में बदलते हैं, AC को किस में बदल देंगे? AC में। किसके माध्यम से? साइक्लोट्रॉन के माध्यम से, है ना? साइक्लोट्रॉन के माध्यम से जब हम AC को, यानी कि ये दोस्तों पल्सेटिंग AC को प्योर AC में बदलता है साइक्लोट्रॉन। तो AC को AC में जब भी बदला जाता है ना, तो AC तो दोस्तों AC में बदल जाएगी। यानी कि आप ये मान लीजिए कि जैसे कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो तो DC को दोस्तों हमें AC में बदलना है। किसको? DC को हमें AC में बदलना है। तो जो भी आपको AC मिल रहा है आउटपुट में ना, वो दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि वो प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म वाली हो। अगर दोस्तों वो प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म वाली ना हो, वो अगर रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म वाली भी हो, इस प्रकार का रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म का किस प्रकार का चित्र होता है? ऐसे, है ना? ऐसे करके। तो रेक्टेंगुलर जो वेवफॉर्म होती है इस प्रकार से होती है ना? ये होती है रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म का। तो जो रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म होती है दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को केवल प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म वाली ही AC सप्लाई चाहिए। केवल उनको AC सप्लाई से मतलब है, ना कि उनको वेवफॉर्म से मतलब है। तो देखिए, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर से मिलेगी और स्क्वायर वेव शायद इन्वर्टर से मिलता है। और साइन वेव कहां से मिलेगा? और साइन वेव मिलेगा दोस्तों अल्टरनेटर से। जो आपकी अल्टरनेटर है ना, ये जो पावर उत्पन्न करती है, उस पावर में जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, उसका साइन वेव, यानी कि करंट का जो साइन वेव है, वो करंट का जो तरंग है वो प्योर साइन है। कैसा है? प्योर साइन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी रेक्टिफायर का फायरिंग एंगल 90 डिग्री से अधिक हो जाने पर किस इलेक्ट्रॉनिक युक्ति की तरह व्यवहार करेगी? यानी कि जो आपका रेक्टिफायर है, ये फायरिंग एंगल 90 डिग्री से अधिक हो जाती है, तो ये किस युक्ति की तरह काम करेगी? देखिए, फायरिंग एंगल क्या चीज होती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एंगल है ना, अभी 0 डिग्री पे है। कितना है? 0 डिग्री। ये है 90 डिग्री और ये है 180 डिग्री और ये है 270 डिग्री, है ना? यहाँ पे फिर आती है 360 डिग्री। ये हो गया ना एक राउंड पूरा। देखिए, ये यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? 4 क्षेत्र दे रखा है। हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से रेक्टिफायर काम करता है। जब रेक्टिफायर दोस्तों, रेक्टिफायर का एंगल 0 से लेकर के 90 डिग्री होगी। कितना? 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच अगर होगी ना, तो यहाँ पे रेक्टिफायर की तरह ही ये काम करेगी।
तब तक ये रेक्टिफायर युक्त की तरह काम करेगी। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री को ये क्रॉस करेगी और 180 डिग्री के बीच आएगी तो दोस्तों ये इन्वर्टर की तरह काम करेगी। किस युक्ति की तरह? ये इन्वर्टर की तरह काम करेगी। लेकिन आप ध्यान रखना, इन्वर्टर भी दोस्तों एसी को डीसी में बदलती है ना, सॉरी डीसी को एसी में बदलती है। ये किसको? डीसी को एसी में बदलती है। और रेक्टिफायर का भी यही काम है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलती है और इन्वर्टर क्या करेगी? डीसी को एसी में बदलेगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही चीज होती है फायरिंग एंगल। जब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगी तब ये रेक्टिफायर की तरह काम करेगी। और रेक्टिफायर का काम है कि एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना। लेकिन यही रेक्टिफायर अगर फायरिंग एंगल 90 से 180 डिग्री के बीच आ जाएगी तब दोस्तों ये इन्वर्टर की तरह काम करेगी और ये दोस्तों इस डीसी को एसी में बदलना स्टार्ट कर देगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्वर्टर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। रेक्टिफायर कब काम करेगा? रेक्टिफायर की तरह जब 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हो। इन्वर्टर की तरह कब काम करेगी? जब 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में हो। कितना? 180 डिग्री के बीच में हो। कन्वर्टर का क्या काम है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, जो आपकी कन्वर्टर है ये एसी को डीसी में बदलती है। किसको? एसी को डीसी में। और डायोड भी एसी को डीसी में बदलती है, एसी को डीसी में बदलती है। और चॉपर दोस्तों ये क्या करती है? डीसी को डीसी में बदलती है। किसको? डीसी को डीसी में बदलेगी। ध्यान दीजिएगा, ये प्योर डीसी को, किसको? प्योर डीसी को पल्सेटिंग डीसी में बदलती है, पल्सेटिंग डीसी में बदलती है ना। प्योर डीसी को पल्सेटिंग डीसी में बदलती है चॉपर। और डायोड एसी को डीसी में, कन्वर्टर भी एसी को डीसी में, और इन्वर्टर दोस्तों डीसी को एसी में, रेक्टिफायर एसी को डीसी में। पूरा दोस्तों जितने भी पावर को चेंज करने वाले इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं ना, पूरा दोस्तों मैं आपको एक ही क्वेश्चन में क्लियर करा दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एलवीडीटी किसका पूर्ण रूप है? अब बताइए आप कि जो आपकी एलवीडीटी है ये किसका पूर्ण रूप है? लीनियर वेरिएबल लिथियम वेरिएक डिवीजन ट्रांजिस्टर है, या लाइन वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है, या लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है, या लो वोल्टेज ड्रेन ट्रांजिस्टर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांजिस्टर। अब सुनना मेरी बात को, यहां से जो आपकी एलवीडीटी है, एलवीडीटी है क्या चीज? एलवीडीटी क्या करता है? ये दोस्तों लीनियर गति को, किसको? ये लीनियर गति को क्या करता है? ये चेंज कर देता है विद्युत संकेत में। किसमें? विद्युत संकेत में। ये पॉइंट आप नोट कीजिए, लीनियर गति को विद्युत संकेत में कन्वर्ट करने का काम किसका है? एलवीडीटी का है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सवाल है, ये बहुत ही काम आएगा दोस्तों, ये आपके दैनिक जीवन में भी काम आएगा। देखिएगा, 1024 टीबी बराबर क्या होता है? 1 जेबी, 1 पीबी, 1 केबी, 1 टीबी, 1 एमबी। सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा नाम लिखाता हूं दोस्तों, ये क्या चीज है नोट कीजिएगा। जेबी का मतलब क्या है? जेटा बाइट। इसका मतलब क्या है? जेटा बाइट, है ना, ये है जेटा बाइट। और पीबी का मतलब क्या है? पेटा बाइट, पेटा बाइट, ये है पीबी। और आपका केबी का मतलब है किलो बाइट, किलो बाइट। और आपका टीबी का मतलब है टेरा बाइट, है ना, टेरा बाइट, ये है टीबी का मतलब। और एमबी का मतलब होता है मेगा बाइट, मेगा बाइट। अब दोस्तों जो आपकी मोबाइल की मेमोरी है वो कहां तक सीमित है? वो दोस्तों सीमित है जीबी तक। कहां तक? जीबी तक। इसमें ऑप्शन नहीं है, एक होता है जीबी, है ना, जीबी। इसको हम कहते हैं गीगाबाइट,
गीगाबाइट। तो मोबाइल की जो मेमोरी है वो गीगाबाइट तक ही है। कंप्यूटर की मेमोरी दोस्तों टीबी तक पहुंच चुकी है, इससे भी आगे होती होगी। तो अब आप इसका आंसर बताइए कि 1024 टीबी बराबर क्या होता है। 1024 टीबी बराबर, मैं दोस्तों आपको पूरा यहाँ पे लिखा देता हूं कि किसका मान कितना होता है ना। देखते रहिए। जो आपकी जो मेमोरी की स्टोरेज होती है ना दोस्तों, यही वो चीज है। ये क्या है? मेमोरी की स्टोरेज है। मेमोरी की सबसे छोटी स्टोरेज किसमें होती है? बिट में होती है। नोट कीजिएगा, बिट में होती है। किसमें? बिट में। तो 8 बिट बराबर होता है कितना? 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, है ना। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, 1 बाइट। अब ध्यान दीजिएगा, 1024 बाइट बराबर क्या होगी? 1024 बाइट बराबर होगी 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट। और 1024 किलो बाइट बराबर होगी दोस्तों 1 मेगाबाइट, है ना, 1 मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट बराबर होगी 1 गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट बराबर होती है 1 टीबी, यानी कि 1 टेराबाइट। और 1024 टेराबाइट बराबर होती है 1 पेटाबाइट। क्या होती है? 1 पेटाबाइट। और 1024 पेटाबाइट बराबर होती है 1 जेटाबाइट। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा शेड्यूल आपके सामने है ना। मेमोरी का सबसे छोटा स्टोरेज क्या है? वो है बिट में। क्या है? वो है बिट में। अब दोस्तों यहाँ पे एक और ध्यान दीजिए कि 4 बिट बराबर होता है ना, 4 बिट किसके बराबर होती है? तो जो आपकी 4 बिट है ना, ये दोस्तों एक निबल के बराबर होती है, एक निबल के बराबर, है ना, 1 निबल के बराबर होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके सामने कि 4 बिट बराबर 1 निबल, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 केबी, 1024 केबी बराबर 1 एमबी, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, और 1024 टीबी बराबर 1 पेटाबाइट, और 1024 पेटाबाइट बराबर 1 जेटाबाइट। अब दोस्तों आपको क्या पूछा गया है? टेराबाइट। आप देखिए टेराबाइट कहां पे है? टेराबाइट के बाद क्या आता है? पेटाबाइट, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 पेटाबाइट, यही इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पूरा मेमोरी का स्टोरेज ही मैं आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 100 तक गिनती करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ती है। देखिए दोस्तों, आपको 100 तक गिनती करना है तो आपको 7 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कितने फ्लिप फ्लॉप की? 7 फ्लिप फ्लॉप की। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखाता हूँ, नोट कीजिएगा दोस्तों, कि जो आपको अगर पूछ देना कि 100 तक गिनती करना है, गणना कितने तक करना है? 100 तक गणना करना है, तो आपको 7 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ेगी। कितना? 7 फ्लिप फ्लॉप। अगर ये क्वेश्चन ना पूछे इस बार एग्जाम में, अगर ये पूछ दे कि 200 तक गणना करना है तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी? तो दोस्तों 20 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। कितना? 20 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी, है ना, 20 फ्लिप फ्लॉप। और देखिए 0 से लेकर अगर 9 तक गणना करना है, कितना? 0 से लेकर 9 तक आपको गणना करना है, तो तब दोस्तों आपको 4 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ेगी। कितना? 4 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ेगी। ये चीज आप नोट करके अपने दोस्तों नोटबुक में ये नोट कर लीजिए। अगर 100 तक गणना करना है तो 7 फ्लिप फ्लॉप, 200 तक गणना करना है तो 20 फ्लिप फ्लॉप, और 0 से 9 तक गणना करना है तो 4 फ्लिप फ्लॉप। ये तो समझ में आता है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप है क्या चीज ये नहीं समझ में आता। वो दोस्तों अभी मैं आपको समझाऊंगा कि फ्लिप फ्लॉप क्या चीज होता है। आप समझिए, फ्लिप फ्लॉप वो चीज है, इसका प्रयोग कहां पे करते हैं? तो आप लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जैसे कि कंप्यूटर,
जहां सॉरी कहां पे, कंप्यूटर में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर में जो उसका वो होता है जिसपे हम टाइप करते हैं, क्या बोलते हैं, कीबोर्ड। जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है ना, तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में हम क्या करते हैं, उसमें हम डेसिमल संख्या लिखते हैं। लेकिन जो आपका कंप्यूटर है ना, ये डेसिमल को नहीं समझता है, ये समझता किसको है, बाइनरी संख्या को। मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, कंप्यूटर किसको समझता है, ये बाइनरी संख्या को हमेशा समझता है, ये डेसिमल संख्या को नहीं समझता। और हम बाइनरी संख्या को नहीं समझते हैं, डेसिमल संख्या को समझते हैं, तो ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो अब सुनिए, फ्लिप फ्लॉप क्या चीज है। फ्लिप फ्लॉप वो चीज है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हम कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें दोस्तों हम डेसिमल संख्या लिखते हैं। जो डेसिमल संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी के बीच में लिखते हैं, वो क्या है, एक डेसिमल संख्या है। कंप्यूटर डेसिमल को समझता नहीं, बाइनरी संख्या को समझता है। तो क्या किया जाता है कि ये जो बाइनरी जो डेसिमल संख्या हम लैपटॉप में लिखते हैं, यानी कि अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो कीबोर्ड में लिखते हैं, तो उस डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो यही फ्लिप फ्लॉप ही दोस्तों ये बाइनरी संख्या में डेसिमल संख्या को बदलने का काम करता है। अब देखना, यहां पे आपके सामने है रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या की चीज है, देखिए, जब हम किसी कंप्यूटर में हम दोस्तों उसमें हम कुछ चीज टाइप करते हैं, डेसिमल संख्या टाइप करते हैं, तो डेसिमल संख्या टाइप करते हैं ना, तो पहले क्या करता है, ये जो संख्या हमने टाइप किया वो संख्या रजिस्टर में जाकर के स्टोर होता है। कहां पे, रजिस्टर में जाकर के वो स्टोर हो जाती है। और दोस्तों स्टोर होने के बाद वो ट्रांसफर करती है उस संख्या को फ्लिप फ्लॉप के पास, और फ्लिप फ्लॉप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों वो कंप्यूटर सिस्टम को देता है, और कंप्यूटर केवल बाइनरी को ही समझता है। ये तो हो गया रजिस्टर के बारे में। और काउंटर क्या चीज है, अब समझना मेरे भाई, जो आपने टाइप किया, आपने जो 1 2 5 9 10 जो भी टाइप किया वो तो एक डेसिमल संख्या है। आपने कितना टाइप किया, आपने कितना टाइप किया, वो जो आप टाइप कर रहे हैं, वो आप जो लिख रहे हैं ना, वो दोस्तों एक सिग्नल है, एक पल्स है। वो क्या है, वो कंप्यूटर के लिए एक पल्स का काम करता है। तो कितना पल्स आपने कंप्यूटर को दिया, उसका काउंटिंग कौन करता है, तो काउंटर करता है। काउंटर क्या करता है दोस्तों, इसका काम क्या है, पल्स को गणना करना। पल्स को नहीं, पल्स का गणना करना, आप लिखिए पल्स का गणना करना, है ना। पल्स का गणना करने के लिए हम काउंटर का प्रयोग करते हैं, और रजिस्टर का प्रयोग क्या करते हैं, पल्स को स्टोर करने के लिए। और फ्लिप फ्लॉप का क्या काम है, पल्स को दोस्तों बाइनरी संख्या में बदलने के लिए, बाइनरी पल्स में बदलने के लिए, ताकि जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम हो वो उसको समझ सके और उसके हिसाब से वो वर्क कर सके। तो ये चीज होता है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लास को शेयर कर दीजिए, और भी विद्यार्थियों तक इनको पहुंचाइए दोस्तों। और जो हमारा एक प्यारा सा परिवार है, प्यारा सा यूट्यूब पे फैमिली है, जो बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और जो तैयारी कर रहे हैं पूरे लगन के साथ, है ना। तो इस परिवार को दोस्तों और बड़ा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस क्लास को भी अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंच सके आपके माध्यम से। तो ये रहा दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और कल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही दोस्तों हम सेकेंड क्लास फिर से लेकर आएंगे, और उसमें दोस्तों इनसे भी और अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे, और भी अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।